तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्ती और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। मतलब इन दोनों के बीच जो एक गहरा रिश्ता है जिसे हम अक्सर महसूस तो करते हैं पर शायद ठीक से समझते नहीं हैं। सही बात है। हमारे पास दोस्ती में भावनात्मक सहारे की संरचना नाम के एक लेख से कुछ बहुत दिलचस्प बातें हैं और आज हम उसी के परते खोलने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो हम सबने सुनी है कि दोस्तों की गिनती से ज्यादा उनकी क्वालिटी मैटर करती है। हाँ, ये तो बहुत कॉमन बात है। पर ये क्वालिटी ये है क्या असल में? क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि कोई मुश्किल में फोन उठा ले? लेख कहता है कि ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। बिल्कुल। और लेख में एक बहुत दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू का जिक्र है। उसे को-रेगुलेशन कहते हैं। को-रेगुलेशन। हाँ, मतलब जब हम किसी भरोसेमंद दोस्त से अपने स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम सच में फिजिकली शांत होता है। अच्छा। ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक शारीरिक प्रक्रिया है। हमारी हार्ट रेट, हमारी सांसें सब धीमी हो जाती हैं। वाह, तो ये सिर्फ मन को अच्छा लगना नहीं है बल्कि नहीं, शरीर पर भी इसका सीधा असर होता है। ये असली फिजिकल सपोर्ट है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में ये दिखता कैसा है? मतलब कोई कैसे पहचाने कि ये दोस्ती सच में सहारा दे रही है या बस एक आदत बन गई है? अच्छा सवाल है। तो स्रोत इसके कुछ बहुत साफ संकेत बताता है। पहला, क्या वो दोस्त आपकी भावनाओं को वैलिडेट करता है? मतलब उन्हें मान्यता देता है? हाँ, या फिर उन्हें ये कहकर खारिज कर देता है कि अरे तुम ज्यादा सोच रहे हो। ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। सही। और दूसरा, बातचीत के बाद आप कैसा महसूस करते हैं? हल्का और एनर्जाइज्ड या फिर दिमागी तौर पर और थके हुए? ये ऊर्जा वाली बात बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि सहारा देने वाला दोस्त आपकी ऊर्जा छीनते नहीं, वो उसे बढ़ाते हैं। लेकिन इसमें एक और दिलचस्प फर्क है ना? मतलब लेख में दो तरह के दोस्तों की बात है। एक जो शायद जानबूझकर आपको नीचा दिखाता है, हाँ, जो टॉक्सिक होता है। और दूसरा वो जिसकी शायद नीयत अच्छी हो पर वो आपकी भावनाओं को समझ ही नहीं पाता। हाँ, और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। पहला वाला तो जहरीला है, वो आपकी असुरक्षा का फायदा उठाता है। दूसरा ज्यादा जटिल है। हो सकता है वो दोस्त आपकी परवाह करता हो लेकिन उसके पास वो इमोशनल समझ ही ना हो। तो वो क्या करेगा? वो फौरन आपकी समस्या का समाधान बताने लगेगा, जबकि आपको शायद बस ये चाहिए था कि कोई सुन ले। और नतीजा दोनों का एक ही है। आप अकेला महसूस करते हैं। पता है, ये सुनकर मुझे एक बात समझ आ रही है। हम अभी तक ये बात कर रहे हैं कि हमें दूसरों में क्या दिखना चाहिए, पर लेख इस पूरी बात को पलट भी देता है। ये हमारी अपनी भूमिका के बारे में भी कुछ कहता है ना? बिल्कुल, और यही इसका सबसे अहम हिस्सा है। ये सिर्फ अच्छे दोस्त पहचानने के बारे में नहीं है। तो फिर ये अपनी जरूरतें साफ तौर पर बताना सीखने के बारे में भी है। हो सकता है आपका दोस्त समाधान इसलिए दे रहा हो क्योंकि उसे लगता है कि मदद करने का यही तरीका है। अच्छा। जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे सलाह नहीं चाहिए, बस तुम सुन लो, तब तक उन्हें पता कैसे चलेगा? तो ये एक तरह से भावनात्मक सीमाएं तय करना हुआ। एग्जैक्टली। लेकिन इसमें एक खतरा भी तो है। क्या कभी-कभी दोस्त हमारी समस्याओं को इतना ज्यादा सुन लेते हैं कि हम उन पर निर्भर हो जाते हैं? हाँ, ये बहुत ही जरूरी सवाल है। क्या स्रोत इस अति सहारे के बारे में कुछ कहता है? हाँ, वो को-रेगुलेशन और को-डिपेंडेंसी यानी सह-निर्भरता के बीच एक बहुत साफ लकीर खींचता है। ओके। सहारा देने का मतलब किसी की समस्याओं को अपने ऊपर ले लेना नहीं है। इसका मतलब है एक ऐसा सेफ माहौल देना जहां वो इंसान खुद अपनी समस्याओं का सामना करने की ताकत महसूस करे। अच्छा, तो एक अच्छा दोस्त आपको बैसाखी नहीं देता? नहीं, वो आपके साथ चलता है जब तक आप खुद दौड़ने के लिए तैयार ना हो जाएं। तो इस पूरी बातचीत का सार ये है कि सहारा देने वाले दोस्त आपकी समस्याएं हल नहीं करते, बल्कि वे ये सुनिश्चित करते हैं कि आप उन समस्याओं का सामना अकेले ना करें। वो आपको मजबूत महसूस कराते हैं, लाचार नहीं। और हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जा सकते हैं। बिल्कुल। दोस्ती में सहारा देने और लेने के बीच का ये जो संतुलन है, ये असल में कैसा दिखता है और जीवन के अलग अलग पड़ावों पर ये संतुलन कैसे बदल सकता है?